नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का बेहद स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें, राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस ने अहम बैठक आयोजित की। इसमें संगठन की मजबूती पर मंथन हुआ। यह अहम बैठक जयपुर में की गई, आपको बता दें, और मजबूती पर मंथन किया गया। तो वहीं कांग्रेस प्रभारी रंधावा का कहना है कि अब कांग्रेस में जो काम नहीं करेगा उसे घर भेजेंगे। साथ ही कांग्रेस ही तो वहीं बीजेपी के ऊपर रंधावा ने हमला बोला है। आपको बता दें, रंधावा ने प्रदेशाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बदलने की अटकलों को सिरे से खारिज भी कर दिया। उधर बैठक में जिले की संख्या 50 करने के प्रस्ताव को भी पारित किया गया। तो एक बड़ी बैठक आपको बता दें जयपुर में कांग्रेस की हुई, जहां पर कांग्रेस प्रभारी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई। और कांग्रेस प्रभारी ने साफ किया है कि जो काम नहीं करेंगे उन्हें घर भेज दिया जाएगा, यानी पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो आपको बता दें, इस बैठक इलेक्शन थी, उससे पहले बहुत बैठकें हुई। उसके बाद पार्लियामेंट आ गई। पार्लियामेंट के बाद मैं भी चला गया वहाँ, पार्लियामेंट चलती रही, अध्यक्ष जी का सेशन चलता रहा। जो राहुल जी ने कहा है और जो गुजरात में उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस को और ज़्यादा हमें एक्टिव करना है, तो मेरी सबसे पहले यही है कि जो हमारा ग्रास रूट का है उसके बारे में किया जाए। मैं दोनों दिल्ली मेरे पास गए थे, अध्यक्ष जी को 2 बार 3 बार जाए हमने। तो कांग्रेस की ये अहम बैठक जयपुर में हुई और तमाम जानकारी के साथ, क्योंकि बैठक में क्या कुछ और हुआ है और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर भुवनेश टाक जुड़ गए हैं जयपुर से। सीधा उनका रुख करेंगे। भुवनेश, बैठक को लेकर और क्या कुछ जानकारी? तो भुवनेश टाक हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसोसिएट एडिटर, और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ, विस्तार पूर्वक जानकारी के साथ भुवनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आपको बता दें कि कांग्रेस की ये अहम बैठक हुई। भुवनेश, बैठक को लेकर और क्या कुछ जानकारी? जी सुचित्रा, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस का दिल्ली में प्रदर्शन रहा है अभी हाल ही के विधानसभा चुनाव में, उसको लेकर कांग्रेस आधा कमान चिंतित है और वो चाहते हैं कि अन्य प्रदेशों में कांग्रेस को मजबूत किया जाए। और रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान की जो प्रभारी है रंधावा, वो पहुंचे हैं और उन्होंने इस बैठक में भाग लिया है। बैठक में मुख्य रूप से जो मुद्दा था वो ये था कि आगामी दिनों में जो कांग्रेस के पदाधिकारी है उनकी नियुक्तियों को लेकर जो एक ग्राफ तैयार किया जा रहा है, उसी को लेकर डोटासरा, टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष है, इनके साथ और जितने भी जिलाध्यक्ष है उनको बुलाया गया इस मीटिंग में। और सबको एक संदेश दिया गया रंधावा जो प्रभारी है उनकी ओर से, कि निष्क्रिय जो भी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनको घर भेजा जाएगा। कारण कि रंधावा का कहना है कि कुछ जनप्रतिनिधि या कांग्रेस के जो नेता है वो पद तो ले लेते हैं, लेकिन वो केवल विजिटिंग कार्ड छपाकर अपना काम चलाते हैं, जबकि वो जिला स्तर की जो बैठकें होती है, क्योंकि हाल ही में देखा गया कि कांग्रेस ने जो है राजस्थान में 50 जिले बनाने की जो घोषणा की है, और उन 50 जिलों के अंदर जो कार्यकारिणी और जिलाध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, उनमें जब जिला स्तर की बैठक होती है तो बैठक के दौरान ये देखा गया है कि वहाँ के जो पदाधिकारी है, जो कार्यकर्ता है, वो ही बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं। इसको लेके कहीं ना कहीं प्रभारी जो रंधावा है उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि ऐसे जो बड़े से बड़े चाहे कोई भी नेता हो, लेकिन जिला स्तर की जो मीटिंग होती है, जो बैठक होती है, यदि उसमें वो नहीं पहुंचता है तो उनको घर भेजा जाएगा। और जो कार्यकर्ता है, जो मुस्तैदी के साथ में हर जो मुद्दा होता है पार्टी का, उसके साथ जुड़े रहते हैं, पार्टी के और से जो भी गाइडलाइन जारी की जाती है उसमें काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को पार्टी के साथ में जोड़ा जाए, उन लोगों को मौका दिया जाए। और दूसरा, रंधावा ने एक सबसे बड़ा बयान जो दिया है वो ये दिया है कि जो कांग्रेस को हराने का काम है वो कांग्रेस ही करती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। यानी कि रंधावा का साफ तौर पे ऐसा मानना है कि कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं विपक्ष की जो दूसरी पार्टी है उन पार्टियों के साथ में मिलकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं। और पिछले काफी समय से यहाँ पर ये जानना बेहद अहम हो जाता है कि किस तरीके से कांग्रेस ने आज रणनीति बनाई है बीजेपी सरकार और भजन लाल सरकार को घेरने की।
जी देखिए सुचित्रा, जिस तरीके से बजट सत्र चल रहा है राजस्थान विधानसभा में, और उसमें काफी गतिरोध पैदा हुआ। हाल ही में जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आया था कि जो कैबिनेट मंत्री है अविनाश गहलोत, उन्होंने सदन में इंदिरा गांधी के लिए जिस शब्द का उपयोग किया, उसको लेके बड़ा गतिरोध चला था। उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरोप था कांग्रेस पर कि नेता प्रतिपक्ष जो टीकाराम जूली है वो और गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष है, इन दोनों में अनबन है और डोटासरा कहीं ना कहीं टीकाराम जूली को साइडलाइन करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकार को घेरने का प्रयास किया और इसके कारण लंबा गतिरोध चला। सड़क से लेकर सदन तक ये प्रदर्शन चलता रहा और अब जब गतिरोध खत्म करने की बात आई तो प्रदेश अध्यक्ष जो गोविंद सिंह डोटासरा है, उन्होंने माफी नहीं मांगी और आखिरकार नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को डोटासरा की ओर से माफी मांगनी पड़ी सदन के अंदर। तो भुवनेश, यहाँ पे ये जानना बेहद अहम हो जाता है कि जिस तरीके से आपने अंतःकलह की बात की है, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के बीच में ये अंतःकलह काफी समय से चला आ रहा था, क्या इस मीटिंग के बाद अंतःकलह समाप्त तो होगा या इसे लेकर क्या कुछ होने वाला है इस मीटिंग का, क्योंकि ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। वहीं अंतःकलह पर विराम लगेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल उठकर सामने आता है। सुचित्रा देखिए, ये शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी है, उनके ओर से आरोप लगाए जा रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश अध्यक्ष जो गोविंद सिंह डोटासरा है, इन दोनों में मतभेद है और अंतर्कलह है। लेकिन प्रभारी जो रंधावा है, इन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि ऐसा कोई मतभेद नहीं है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दोनों की जोड़ी है, वो कांग्रेस के लिए अच्छी है और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ ये भी बात बतानी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रंधावा ने साफ तौर पे कहा है कि जो अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जा सकता है या नेता प्रतिपक्ष बदला जा सकता है, तो इस सवाल पर भी उन्होंने पूर्ण विराम लगाते हुए ये कहा कि फिलहाल इन दोनों को नहीं बदला जाएगा। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छे से काम कर रही है और इसी का परिणाम है। तो इस बैठक के बाद एक तरीके से साफ कर दिया गया है कि कांग्रेस अब काम करने की मूड में है और जो भी कार्यकर्ता निष्क्रिय पाए जाएंगे उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अब भुवनेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो आपको बता दें, जयपुर में कांग्रेस की अहम बैठक हुई जहां पर कांग्रेस प्रभारी के अध्यक्षता में ये बैठक हुई और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इस बैठक में शामिल हुए। वहीं खबर व्यावर से है, जहां कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने पुलिस अफसरों को खुले मंच से अवैध बजरी परिवहन पर नरम रुख अपनाने की हिदायत दे दी। डीएसपी और सीआई की मौजूदगी में दिए गए बयान ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। वहीं मंत्री ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि बजरी ट्रैक्टर ना पकड़े जाए, आप लोग थोड़ी हिम्मत रखना, क्योंकि और उन्होंने ये भी कहा है कि मजदूरों की आर्थिक स्थिति का हवाला दिया है और ये भी कह दिया कि 1.25 लाख की रसीद मुश्किल से भरी जाती है। मंत्री के बयान पर नेता प्रतिपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर अवैध खनन को लेकर कई आरोप लगाए हैं। तो अब रुक कर लेंगे अगली खबर का। जयपुर में 19 मार्च को इंटरनेशनल सेंटर में खान विभाग और माइंस मिनरल्स ने कार्यक्रम आयोजित किया, जहां वॉल्यूमेट्रिक आकलन और खनिज प्रबंधन के ड्रोन तकनीकों के उपयोग पर विशेषज्ञ प्रदेश के खनिज लीज धारकों से सीधा संवाद कायम किया जाएगा। वहीं प्रमुख सचिव माइंस और पेट्रोलियम टी रविकांत ने बताया है कि राज्य में आधुनिकतम तकनीक के उपयोग और पारदर्शी व्यवस्था के तहत 1 अप्रैल से सभी अप्रधान खनिज लीज धारकों को लीज क्षेत्र और उसके पास के 100 मीटर क्षेत्र का ड्रोन एरियल सर्वे कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। तो आपको बता दें, सीएम भजन लाल के माइनिंग सेंटर पर ये प्रयास जो है वो देखने को मिल रहे हैं। वहीं विशेषज्ञ लीज धारकों को प्रस्तुतिकरण देंगे। और इस खबर पर विस्तृत जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर भुवनेश टाक लगातार हमारे साथ बने हुए। भुवनेश, क्या कुछ जानकारी? जी सुचित्रा, देखिए जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान में विकास कार्य है वो उनकी गति रुके नहीं और वो लगातार बनी रहे, इसके लिए राजस्व अर्जन की जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बजट सत्र चल रहा है, इसमें काफी घोषणाएं हुई और घोषणाओं को पूरा करने के लिए जिस वित्त की आवश्यकता होती है वो देखा जाए तो राज्य सरकार के पास में एक तो माइनिंग विभाग जो होता है, खनिज विभाग, इसके द्वारा अर्जित होती है, दूसरा आबकारी विभाग और तीसरा परिवहन विभाग।
क्योंकि बाकी जितने भी विभाग है उसमें कहीं न कहीं आम जनता को जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत वित्तीय पोषण की आवश्यकता होती है। और इसी को लेके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में जो खनिज विभाग के जो मुखिया है टी रविकांत, उनसे मुलाकात की और उन्हें निर्देशित किया कि माइनिंग के अंदर जो ड्रोन से एक निगरानी रखी जाए, ड्रोन के जरिए जो है आधुनिकता के जरिए माइनिंग और लीज धारकों को जो है वो प्रस्तुतिकरण देके दिखाया जाए कि वो किस तरीके से काम कर सकते हो। और एक राजस्व जो अर्जित किया जाना है, जो टारगेट दिया गया है माइनिंग विभाग के अधिकारियों को, तो वो भी आसानी से पूरा हो पाए। इसी को लेके एक महत्वपूर्ण जो बैठक है वो जयपुर में होनी है, राजधानी जयपुर में। और 21 तारीख से जो ये बैठक चलेगी, इसमें इन सारे विषयों पे विस्तृत चर्चा होगी। और लीज धारक जो भी है, जिनको पट्टे जारी किए गए हैं राजस्थान में, तो उनको भी इससे जोड़ा जाएगा ताकि उनको काम करने में आसानी रहे और सरकार को भी राजस्व प्राप्त हो। तो इसके लिए ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। और इस बैठक के बाद में कहीं न कहीं राजस्थान सरकार जो है उसको वित्तीय पोषण मिलेगा और इससे सरकार जो है वो सुचारू रूप से चल जाएगी। जैसा कि भुवनेश आपने बताया कि प्रमुख सचिव माइंस और पेट्रोलियम टी रविकांत ने इसे लेकर और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन साझा की है। उन्होंने उपयोग और पारदर्शिता व्यवस्था के तहत भी कई बातें उन्होंने बताई है। क्या कुछ इस पर विस्तार से आपके पास जानकारी? जी सुचित्रा, देखिए जिस तरीके से ये दोनों ही विभाग जो है, इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत जो लीज धारक या ठेकेदार होते हैं उन्हें ये आती थी कि उन्हें बार बार ऑफिस से चक्कर कटाए जाते थे। उनको कभी इस डॉक्यूमेंट में कमी है, कभी अफसर जो है वो अपनी सीट पर नहीं है। इसको लेके काफी जो परेशानी का सामना करना पड़ता था। और इसी को लेके कई बार शिकायत है वो खनिज जो मंत्री है उनसे लगाकर मुख्यमंत्री तक ये बातें पहुंची। और आखिरकार मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया और टी रविकांत जो इसके मुखिया है, उन्होंने भी इस समस्या से निपटने के लिए ऑनलाइन सिस्टम जो है वो शुरू किया। इसके कारण क्या है कि अभी जितने भी ठेकेदार है या लीज धारक है, उनको इस समस्या से कहीं न कहीं निजात मिलने की जो बात है वो कही जा रही है। और वो धरातल पे तभी उतर पाएगी जब अधिकारी जो है वो इस ऑनलाइन सिस्टम के जरिए उन लोगों को लाभ देने का प्रयास करेंगे या वो अपनी ईमानदारी के साथ में काम करेंगे। और कहीं न कहीं देखा जाए तो क्योंकि ये बहुत ही बड़ा विभाग है जिसमें जो वित्त पोषण है वो सरकार को मिलता है, तो इसमें भ्रष्टाचार की जो बातें कही जा रही थी, ठेकेदारों और लीज धारकों की जो काम जबरदस्ती इसीलिए अधिकारियों के द्वारा अटकाए जा रहे थे। कारण कि जो भी ठेकेदार या अपना काम लेके पहुंचता है लीज धारक, तो अधिकारी कहीं न कहीं काम को रोकते थे कि उन्हें इसका जो सुविधा शुल्क है या कोई जो राशि है वो मिले उसमें। लेकिन अब ऑनलाइन होने के कारण ये जो समस्या है या उन ठेकेदारों और लीज धारकों को जो बार बार चक्कर काटने पड़ते थे ऑफिस, उससे निजात मिली। भुवनेश, यहाँ पर आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा कि सरकार माइनिंग्स और इन सारी चीजों को लेके जो प्रयास कर रही है, इससे राजस्थान को कितना बेनिफिट होगा और लीज धारकों को इससे क्या कुछ फायदा? देखिए सुचित्रा, मैंने जिस तरीके से बताया कि सरकार के लिए जो सबसे अधिक जो भी आता है वो इन 3 विभागों में आता है। तो खनिज जो है वो राजस्थान में बड़ी मात्रा में है। इसको लेके सरकार को हमेशा करोड़ों का जो राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन ये हर बार वो टारगेट बढ़ाया जाता है। वित्तीय वर्ष जो 2024 और 25 है, इसमें ये अरबों रुपए के अंदर इस टारगेट को दिया गया है। और टी रविकांत जो IAS ऑफिसर है, ये काफी अनुभवी ऑफिसर है और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ में कुछ न कुछ अभिनव प्रयोग करते रहते हैं। तो इसी कारण इन्हें जिम्मेदारी दी गई है ताकि राजस्थान सरकार को लीज धारकों और उनसे सकारात्मक रूप अपनाते हुए राजस्व की जो प्राप्ति है, जो उन्हें टारगेट दिया गया है वित्तीय वर्ष का, वो पूरा किया जा सके। और इसीलिए इसकी जो मॉनिटरिंग है वो सीधे तौर पे जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उन्होंने अपने हाथ में ली है। और जो आने वाली 21 तारीख को, जैसा हम बता रहे हैं दर्शकों को, कि वो एक महत्वपूर्ण मीटिंग जो राजधानी जयपुर में होने जा रही है, लीज धारकों और जो ब्यूरोक्रेट्स है इनके सामंजस्य के कारण ये राजस्थान में राजधानी में बैठक आयोजित होगी। और इसका जो परिणाम है वो आगामी जो वित्तीय वर्ष है उसमें जरूर दिखाई देगा। और इसीलिए मॉनिटरिंग जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा के माइनिंग सेक्टर पर इस प्रयास के बाद कई तरीके से लीज धारकों को भी फायदा होगा और जिससे राजस्थान को भी काफी बेनिफिट होने वाला है। रुक कर लेते हैं अब अगली खबर की। खबर बांसवाड़ा से है, जहां होली के बाद एक अनूठी परंपरा निभाई जाती है जिसे देखकर और सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। शादी के बाद फिर से शादी करने की यह अनोखी रस्म
सदियों पुरानी है और ये परंपरा काफी सदी से चली आ रही है। आपको बताते हैं सामाजिक जीवन के गहरे संदेश को संजोए हुए है ये परंपरा। नवजात संतान के माता पिता को दोबारा दूल्हा दुल्हन बनने का अवसर मिलता है। वहीं ग्रामीण पानी से होली खेलते हैं और दूसरे दिन शाम को नवजात संतान के माता पिता दूल्हा दुल्हन के वेश में सजते हुए नजर आते हैं और पूरे गांव में ढोल और धमाकों के साथ उनकी बारात निकाली जाती है, जिसमें महिलाएं मंगल गीत गाती हुई और नृत्य करती हुई नजर आती हैं। और ये परंपरा सालों से चली आ रही है और इसे हर्षोल्लास के साथ पूरे राजस्थान में मनाया जाता है। लेकिन आपको बता दें, देखिए सीधी तस्वीर आप बांसवाड़ा से देख रहे हैं, जहां नवजात शिशु को, यानी कि अगर किसी को तुरंत ही संतान की प्राप्ति हुई हो तो ऐसे जोड़ों को दूल्हा दुल्हन की तरह सजाया जाता है और एक बार फिर से उन्हें दूल्हा दुल्हन बनने का मौका मिलता है और उनकी फिर से शादी होती है। वहीं रायसिंह नगर में जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ और ये कार्यक्रम पूर्व मंत्री स्वर्गीय दुलाराम की 10वीं पुण्यतिथि पर दुलाराम सेवा समिति के सम्मान समारोह ने आयोजित किया। इस कार्यक्रम में श्री गंगानगर सांसद कुलदीप इंदौर मुख्य अतिथि रहे, तो वहीं कार्यक्रम में अनूपगढ़ विधायक, पूर्व प्रधान, पंचायत समिति सदस्य सहित सरपंच भी मौजूद रहे। पूर्व विधायक दौलत राज नायक और जिला परिषद सदस्य दीपेश नायक ने सभी का स्वागत किया। इस दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने स्वर्गीय दुलाराम के फोटो पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़ दुर्ग पर निवारस्त दुर्गवासियों ने राम पोल पर पुरातत्व विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसमें उनकी मांग थी कि उनके घर में मरम्मत करवाने के लिए पुरातत्व विभाग के अधिकारी निर्माण सामग्री ले जाने की इजाजत नहीं दे रहे। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी, दुर्गवासी और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के बीच लंबी बातचीत के बाद इस बात पर समझौता हुआ कि किसी भी व्यक्ति को अपने घर में मरम्मत करवाना है तो उसके लिए एक लिखित में पुरातत्व विभाग के अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही आवश्यकता अनुसार सामग्री ले जाने की इजाजत दी गई है। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए दुर्ग वासियों ने बताया है कि लंबे समय से दुर्ग पर हजारों की संख्या में आबादी निवास कर रही है और पुराने मकान होने के कारण अब मकानों में मरम्मत की आवश्यकता है। इसे लेकर ही अब आपको बता दें, चित्तौड़गढ़ का ये पूरा मामला, जहां पुरातत्व विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि घर में मरम्मत करने के लिए पुरातत्व विभाग निर्माण सामग्री ले जाने की, यानी कि ईंट, पत्थर, सीमेंट ले जाने की अनुमति पुरातत्व विभाग की तरफ से नहीं मिल रही। वहीं पूरे मामले के बाद पूरा मामला हायर अथॉरिटी के पास पहुंचा और उसके बाद दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। मत खेलू भी नहीं है और मकान खाली कर में लिया 7,000 रुपये महीना का दे रही हूँ। दुश्मन ने भी पूछ लो आपके, इसका घर में कोई भी नहीं है, जाके देखो टापरा खाली पड़ा है। 80 साल का डोकरा है, हाँ चाल रही हो तो वो मर जाएगा तो मैं कहाँ पे बैठ के रहूँगा। और मेरी मेहरबानी छावे अन्ना था अतरी आइडिया कहूँगा तो बस आपकी मेहरबानी, मैंने 1 महीना की गारंटी दे दो। मेरा समस्या मैं भाड़े रह रही हूँ और मुझे टूट गया, बरसात से बस टूट गया और जान। तो देखा आपने किस तरीके से चित्तौड़गढ़ के ग्रामीण परेशान हैं, क्योंकि पुरातत्व विभाग उन्हें निर्माण सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं दे रहा। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। डूंगरपुर जिले से आत्महत्या का एक मामला सामने आया, जहां 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आपको बता दें, छात्र ने अचानक ही फांसी लगा ली। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आत्महत्या की खबर के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं अभी तक आपको बता दें, आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये पूरी खबर डूंगरपुर से आ रही है, जहां छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं आत्महत्या की खबर के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। हालांकि अब तक आत्महत्या के आज सुबह मुझे 10:30 बजे करीब सूचना मिली कंबैया से कि विजय पुत्र राजू बगोरा का लड़का जो फांसी खा गया है। तो मैं मौके पे पहुंचा और वहां पहुंचकर मैंने देखा कि वो साड़ी का फंदा लगाकर और ऊपर बल्ली से लटक गया था
तो मैंने पुलिस को प्रशासन को सूचना दी, पुलिस प्रशासन आए और लाश थी वो मोर्चरी में लाए हैं और पीएम की कार्रवाई चल रही है अभी। और वो कक्षा 11वीं में पढ़ रहा था सीनियर स्कूल सिंगड़ा में, और अभी तक उसके फांसी खाने का जो किस कारण से कही वो हमें जानकारी नहीं है। खबर बांसवाड़ा से है, जहां डूंगरपुर के लोकसभा सांसद राजकुमार रोत त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचे, जहां माता के दरबार में सांसद ने पूजा अर्चना की। इस दौरान कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं विधायक अर्जुन बामनिया से भी मुलाकात की। बता दें कि लोकसभा सांसद राजकुमार रोत चुनाव जीतने के बाद पहली बार माता त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर आए थे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। लोकसभा सांसद जब त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचे तो वहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही स्वागत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। देख सकते हैं आप कि सांसद पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। वहीं नागौर में बुजुर्ग की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने खीवसर एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। चौकीदार समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर हत्या का मुकदमा दर्ज करने और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। सहीराम चौकीदार की जोधपुर में इलाज के दौरान मौत हो जाने पर गुस्साए ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय के बाहर धरना दिया है। आपको बता दें कि 9 मार्च को कहासुनी के बाद झगड़े में सहीराम को गंभीर चोट आई थी और उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया था। वहीं 3 दिन पहले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को मामले से अवगत कराते हुए ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा था और इसी मामले पर आज ग्रामीणों ने नागौर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। देखने की बात होगी कि कब इस मामले पर खुलासा होता है। वहीं खबर आसीन से है, जहां अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। दरअसल महिला के अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। आपको बता दें, घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहां उनका इलाज लगातार जारी है। वहीं मधुमक्खियों के हमले में कई लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं, घायल हो गए, जिनके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं अंतिम संस्कार के लिए लोग जा रहे थे, इस दौरान मधुमक्खियों ने अचानक उन पर हमला बोल दिया और कई लोगों को मधुमक्खियों ने काटा है। और काटने के बाद जब उनकी स्थिति गंभीर हो गई तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर लगातार उनका इलाज जारी है। राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।